हेलो, भाई। हाँ जी। नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मोहरी संवाद के 7th एपिसोड में। तो जल्दी-जल्दी आप जहाँ भी हैं, प्लीज़ हमें लाइव जॉइन करिए जल्द से जल्द। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट हिमांशी भदानी फ्रॉम जमशेदपुर। मैं रोहित कुमार गया से। और ग्लोबल मोहरी संवाद के 7वें एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो रोहित जी, थोड़ा वेट कर लेते हैं सभी के आने का। तब तक हम एक छोटा-सा इंट्रो दे देते हैं हमारे गेस्ट का। तो आज जो हम्म। हमारे साथ 2 लाइव गेस्ट हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं, वो दोनों ही अपने लेवल पे बहुत ही नामचीन हस्ती हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं, मैं उन्हें इनवाइट करना चाहती हूँ स्टेज पे। जिन्होंने अपने हुनर से केवल हमारे समाज का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। सो प्लीज़ वेलकम मिसेस प्रेरणा गुप्ता फ्रॉम यूएसए। हेलो एंड नमस्ते आप सभी को। नमस्ते मैम, नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप मुझे देख पा रहे हैं। क्या मैं प्रॉपर्ली ओके? हाँ। हाँ, हाँ, अ, बिल्कुल, हम लोग सभी आपको देख भी पा रहे हैं, अच्छे से सुन भी पा रहे हैं। ओके। तो मैं ठीक हूँ और आई एम होपिंग आप लोग सब ठीक हो। सभी अच्छे मैम। सबसे पहले तो मैं मैम आपको मैं हमारे पूरे ग्लोबल मोहरी संवाद की टीम और पूरे मोहरी परिवार की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि आपने इतने बड़े टाइटल को विन किया है और हमारे पूरे इंडिया का ही नहीं, हमारे समाज का भी नाम रोशन करके एक हमारे समाज की अलग पहचान बनाई है यूएसए में। सो वेरी कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो मच। और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं कुछ कर पाई अपने अपने देश के लिए या फिर अपने समाज के लिए। और एक एग्जाम्पल अगर मैं बन रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। और बस मैं यही कहूंगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको कहूंगी कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे मतलब ना ही यंगस्टर्स को बट बड़ों को भी सभी को पता चल रहा लग रहा है कि जान रहे हैं कि सब लोग कहाँ हैं। मैं भी जान रही हूँ काफी लोगों को और ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए कि हम सब जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट बिल्कुल, करने के बिल्कुल लिए। मैम। हमारा जो ये प्लेटफ़ॉर्म है उसका हमारा मोटो ही है कि जाने अपनों को। तो चलिए अपनों को जानने का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ओवर टू यू रोहित जी। आप पहला हाँ। क्वेश्चन करेंगे मैम से प्लीज़। 1 सेकंड। मैं सारी अपनी जो भी हमारे लाइव ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, जो हमसे कनेक्ट है, मैं उन्हें ये बता दूँ कि हमारे किसी भी गेस्ट से अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे लाइव पेज के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे मैम से और होप सो कि आप सभी को उस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दे पाएँगे इस शो के थ्रू। तो प्लीज़ अगर किसी को भी कुछ भी पूछना हो, तो वो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। ओवर टू यू रोहित जी। हाँ। नमस्ते प्रेरणा जी। नमस्ते रोहित जी। तो अब तो हमारे मोहरी समाज के सदस्य आपको सब जान चुके हैं, आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो चलिए अब उनके सवालों को शुरू करते हैं। कुछ सवाल हैं हमारे दर्शकों के और हमारे जो हम लोग जानना चाहते हैं आपसे। तो पहला सवाल आपसे प्रेरणा जी है कि आपका जन्म सपनों की नगरी मुंबई में हुआ। उसके बाद आपने कैसे अपने सपनों को पूरा करते हुए यहाँ तक का सफर कैसे पूरा किया, इसके बारे में हमें विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो रोहित जी थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए। अ, आपने जैसे कहा कि सफर पूरा किया, अब तक सफर मेरा चल ही रहा है। ये बस सफर की शुरुआत है ये मैं कहूंगी। हाँ हाँ। लेकिन हाँ, यहाँ तक की जर्नी जो मेरी रही है थोड़े से कम शब्दों में। और आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि मेरा जन्म सपनों की नगरी मुंबई में हुआ। तो सबसे बड़ी बात तो वही है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा जन्म मुंबई जैसी शहर में हुआ। और उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपने पापा को, क्योंकि उन्होंने बड़े सपने देखे और
वो हम मुझे ले हमें हमें हम मेरा जन्म वहाँ हुआ, तो सबसे बड़ी बात तो वो है कि उन्होंने डेयर किया कि वो इतना बड़ा सपना देख सकें। और बचपन से, जैसे ही मैं बताऊँगी, जैसे बचपन से ही मैं पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, स्टोरी राइटिंग, पोएट्री राइटिंग, अ, ये सब चीज़ों में मेरा पढ़ाई के साथ-साथ वो सब चीज़ों में भी काफ़ी मुझे रिकॉग्निशन मिला है, और मैं उसमें भी अच्छा करती थी। और उस वजह से मेरा क्रिएटिव साइड भी, जैसे रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन या ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ये सब चीज़ों में भी मैंने काफ़ी अवार्ड्स जीते थे। और साथ ही में अ, मैं एक डांसर भी हूँ, तो बचपन से ही मेरी मम्मी मुझे बताती हैं, मुझे नहीं पता पर मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि 1 साल की उम्र से मैंने डांस करना शुरू कर दिया था टीवी में अपने आप देखकर। जैसे आप कहते हैं ना, मुंबई में फ़िल्मों का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, तो टीवी पे देख के मैंने चलने से पहले मैंने डांस करना शुरू कर दिया था, तो एक इनबॉर्न टैलेंट था डांस का। तो वैभवी मर्चेंट जी, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर हैं इंडस्ट्री में, फ़िल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया था जब हमारे सोसाइटी में हम रहे थे। और तब मुझे प्राप्त हुआ कि मैं सपनों की नगरी में जन्मी हूँ। शायद ये अपॉर्च्युनिटी मुझे इसलिए भी मिली। पर साथ ही साथ में मुझे अपना करियर बनाना था, तो मैंने अपना बीकॉम में ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए में भी मुझे बहुत मौके मिले जहाँ मैं अपने टैलेंट का प्रदर्शन नाउ से बड़े चैनल पे मैंने होस्टिंग की थी, वो सब जगह लाइव टेलीकास्ट हुआ था। और साथ ही में मेरे एमबीए के सेकंड ईयर में ही कॉलेज खत्म होने से पहले ही मेरी जॉब लग गई थी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, पैनासोनिक में, एंकर बाय पैनासोनिक में, एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। और उसके बाद मैंने पैनासोनिक के साथ साथ उषा इंटरनेशनल, उषा जो फैंस बनाती है, उनके लाइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। फिर मेरी शादी हो गई और मेरे ब्यूटीफुल मैरिज लाइफ जर्नी की शुरुआत हो गई। मैं यूएस आ गई। यहाँ आने के बाद भी मेरी इच्छा हमेशा यही रही कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। तो मैंने यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन किया, विच वाज 1 साल का कैपस्टोन कोर्स था। साथ ही में मुझे काफ़ी वहाँ से भी रिकग्निशन मिली। और मैं साथ ही में एक एनजीओ में भी एक्शन सेंटर कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मैं वो एनजीओ में वॉलंटियर कर रही थी। और साथ ही में मैंने अपना बिजनेस एनालिस्ट का करियर शुरू किया। और हाल ही में मैं एक स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन करके, मैं एक स्क्रम मास्टर जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बड़ा हिस्सा होता है, वो काम कर रही हूँ यहाँ के एक 6th लार्जेस्ट बैंक, टूरिस्ट बैंक में। तो हाँ, बस यही छोटी-मोटी जर्नी अभी चल रही है। और जैसे कि आपने कहा कि साथ ही में मेरा बहुत ही इंटरेस्ट रहा फैशन की तरफ, मॉडलिंग की तरफ, तो मैंने सोचा उस जर्नी को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने ब्यूटी पैजेंट जो था ड्रीम गर्ल मिसेस इंडिया यूएसए मिसेस इंडिया 2022 में मैंने हिस्सा लिया। और मैं मिसेस इंडिया 2022 का खिताब जीत गई वहाँ पे। एंड उसके बाद से मेरी फैशन और मॉडलिंग की भी जर्नी शुरू हो गई। तो बस यही जर्नी चल रही है अभी, जैसा कि मैंने समाज को मैम मैं बहुत। एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ मैम आपसे हाँ। कि क्या आपने मैम कभी ऐसा सोचा था कि आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी और एज अ विनर आप इस टाइटल को जीतेंगी? तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप पार्टिसिपेट करेंगी तो ऐसा विनर ही एज अ विनर आप जीत पाएंगे इस शो को? जी, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, पर जब मैं कुछ भी करती हूँ, ये मेरा खुद का मैं खुद मेरी ऐसी पर्सनालिटी है कि मैं कोई भी काम करती हूँ उसमें मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। तो जब मैंने ये जो जब मैं मुझे ये पैजेंट के लिए पूछा गया था, तो मैं पूरी तरह से प्रिपेयर होने के बाद ही इस पैजेंट में गई थी कि मुझे अपना 100% देना है। और उसमें मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी, वो कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बट ये है कि बिल्कुल मैंने बिल्कुल। अपना 100% दिया। और वो 100% जो मैंने अपना हार्ड वर्क किया और अपने आप पे काम किया उस टाइम पे, तो उसकी वजह से मैं उसमें प्राप्त मतलब सफलता प्राप्त कर सकी।
बहुत बहुत गर्व है आपके टैलेंट पे समाज को, और बहुत टैलेंट से भरपूर आप एक मतलब व्यक्ति हैं। चलिए, ये तो हो गया आपके मॉडलिंग कैरियर के बारे में। एक सवाल और था, आप जॉब भी करती हैं और अपने हॉबीज को भी बखूबी निभा रही हैं। आप अपने मतलब मैनेज आप कैसे कर लेती हैं दोनों चीज को? एक बहुत टफ, हमको लगता है कि मॉडलिंग एक क्षेत्र ऐसा है जो टफ बहुत है, जिसके लिए हमेशा आपको तैयार रहना है, और उसके साथ साथ आप जॉब भी कर रही हैं। तो कैसे आप अपने आप को फिट रखती हैं और सब चीज के लिए तैयार रखती हैं? तो पहले तो जॉब के साथ साथ मेरी एक 3 साल की बेटी भी है, तो मेरा एक हाँ, परिवार भी है, मेरा जॉब बिल्कुल भी है, बिल्कुल, परिवार भी और है। साथ ही में मेरा एक पैशन भी है जो है मॉडलिंग, और ये सब ब्यूटी पैजेंट और जो भी है। तो इसमें एक ही चीज मैं हमेशा अपने लाइफ में फॉलो करती आई हूँ बचपन से, और वो चीज है कि प्रायोरिटी। मैं अपने फैमिली को और मेरे करियर के को अपना सबसे मेन प्रायोरिटी मानती हूँ। फैमिली के आगे मेरा करियर नहीं आता, और करियर के आगे शायद मेरे हॉबीज को नहीं रखती। पर जब मुझे ये कॉन्फिडेंस आया मेरे फैमिली की तरफ से, मेरे फैमिली के सपोर्ट की तरफ, मेरे स्पेशली मेरे जो हस्बैंड हैं, वो बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, और वो हमेशा मुझे कुछ भी करने के लिए मना नहीं करते, हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम घर की चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। तो वो चीज बिल्कुल मुझे बहुत प्रोत्साहित करती है कुछ भी करने के लिए। तो एक तरह से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करना और प्रायोरिटी सेट करना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि हम करना तो सब कुछ चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम अपने फैमिली को भूल जाएं, या हम अपने काम पे ना ध्यान दे पाए पूरी तरह से। तो एक तरह से वो मैनेज करना और जगल करना तब हो पाता है जब आप एक प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी लक्ष्य अगर रखेंगे हम लोग सामने, तभी उसको पा सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात आपने बताई, नारी शक्ति की बात तो हमेशा होती थी, आज आपने पुरुष शक्ति की भी तारीफ की है। बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे कौन का हाथ होता है, मैं कहती हूँ और आदमी का हाथ होता है। और हाँ मैं हाँ, कहती हूँ मोर एक साथी पार्टनर, ये पत्नी से ज्यादा है या पति से ज्यादा, ये आई थिंक नेटवर्क का काफी इशू है मैम। आपकी आवाज वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब कहिए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। म्यूट हो गया अब। ठीक आ रही है? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। सही है। हाँ, हो सकता है वो हेडफोन्स में कुछ बगल में फोन रखा हो या कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हो, तो उस हाँ, वजह से। होता है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा सा आता है बीच में। हाँ, तो कोई मानसी बात नहीं जी। मैम। मैम, अगला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ। जैसे आपके इंट्रो से हमने ये जाना कि आप एक मेडिकल फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं, तो क्या मैम आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको भी मेडिकल लाइन में जाना चाहिए या एक डॉक्टर बनना चाहिए? कभी आपने ऐसा नहीं सोचा? तो मैं अब जैसे आप ये कह रहे हैं, मैं मानती हूँ कि ये मानना है कि अगर आपके आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बने, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बने, एक्टर हैं तो आप एक्ट्रेस बने। पर मैं कहती हूँ, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि कहते हैं कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। तो जैसे मेरी बड़ी बहन वो एक इंजीनियर है, मेरी छोटी बहन वो एक डेंटिस्ट है, मेरा छोटा भाई है जो सबसे छोटा भाई है वो टेक्नोलॉजी में अभी रुचि रख रहा है, तो वो पढ़ाई कर रहा है। तो मेरे पापा ने मुझे एक बोलते हैं ना, उन्हें हमेशा से पता था कि मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, दो अपने सारे भाइयों बहनों से थोड़ी डिफरेंट हूँ। थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ मेरा फोकस और भी बाकी चीजों में, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि मैं काफी काफी सारी दूसरी चीजें करती थी। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, लोगों से बात करना, उनको जानना, उनको हमेशा से लगता था कि ये कुछ
उस फील्ड में जानी चाहिए, और उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया कि तुम कुछ ऐसे फील्ड में करो जहाँ पे तुम अपने टैलेंट को यूज कर पाओ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज कर पाओ। तो उन्होंने मुझे फिर एमबीए करने की सलाह दी, और उनके गाइडेंस के थ्रू मैंने एमबीए किया। और मुझे लगता है कि उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की, क्योंकि शायद मैं अगर डॉक्टर बनने की कोशिश करती तो मैं, वो जानते थे कि, क्योंकि वो बन चुके हैं डॉक्टर, तो वो जानते थे कि कितनी स्ट्रगल लगती है और कितना कुछ करना पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे परिवार में सब भिन्न भिन्न करियर्स में है तो मैं भी थोड़ा यूनिक होना चाहती थी, थोड़ा एक डिफरेंट मार्ग लेना चाहती थी, तो वही किया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ये मैम, एक आपकी बातों हमारे से पता चलता है। ऑडियंस का एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ एक सेकंड रोहित जी, ये हमारी ऑडियंस का एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ठीक है। कृष्णा मुरारी प्रसाद जी ये जानना चाहते हैं कि आप कैसा फील की थी जब आपको विनर घोषित किया गया था, उस मोमेंट को मैम शेयर करें ताकि हमारी पूरी ऑडियंस को पता चले कि जब आपको विनर घोषित किया गया तो आप कैसा फील कर रही थी। अब वैसे टाइम पे फीलिंग ऐसी होती है कि आप पहले तो एक विश्वास वाली फीलिंग नहीं होती है कि ओ माय गॉड सच में मैं जीत गई, सच में, मतलब मैं सोच नहीं रही थी और मैं जीत गई, तो एक सरप्राइजिंग सा होता है। साथ ही में जब वो जीतने की खुशी आपके सामने आपके परिवार वाले बैठे हो, उनकी खुशी आपसे बड़ी हो, तो वो देखकर आप में वो जो जोश आ जाता है, वो जो आंखों में चमक आ जाती है अपने परिवार को आपके लिए चीयर करते हुए देखकर, वो वो बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है। और वो मुझे वैसे महसूस हुआ, मुझे ऐसे लगा आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑन टॉप ऑफ माय वर्ल्ड, ऐसा मुझे लगा। बिल्कुल। अब अगला सवाल एक आपसे था कि फैशन के क्षेत्र में हमारे समाज के अगर यंगस्टर आना चाहें तो उनके लिए आप कुछ टिप्स बताएं और कहाँ से शुरुआत करें, वो जरा सा आप एक बता दें। तो मैं जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं और जो भी हमारे यूथ है, उनको यही कहना चाहूंगी कि आज के टाइम पे क्योंकि सोशल मीडिया और ये सब इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, हम उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना वो हमेशा एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि हम जो कर रहे हैं हम सही तो कर रहे हैं, हमारे शायद हमारी सारी सोच वो हमारे लाइक, हमारी मूड, वो हमारे लाइक्स, हमारे कमेंट्स पे फोकस हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी हमारे यंगस्टर्स को कि आप जो भी करो अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, और ये मत सोचिए कि अगर आप सफल तब हो पाएंगे जब आप बेस्ट हो, आप सफल तब हो पाएंगे जब आप अपने अपने ड्रीम्स पे, अपने सपनों पे गिव अप ना करें, और हमेशा निरंतर कोशिश करते रहे उस चीज पे काम करने की। तो मुझे ये लगता है कि जब भी आप कोई भी फील्ड हो, ना ही फैशन, कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले रिसर्च करना, उसके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा स्टडी करना, उस चीज में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन हासिल करना, आपको वो चीज एक हेड स्टार्ट देगी। एक्सपीरियंस लोगों से बात करना, जैसे कि यहाँ पे समाज, हमारे समाज है और समाज, आप किसी को जानते हो जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो, आप उनसे बात करें, थोड़ा जानकारी प्राप्त करें, अपने बड़ों से बात करें, उनकी सहमति लें, क्योंकि मुझे लगता है बड़े भले ही आपको शायद थोड़ा आपको लगे कि वो रिलक्टेंट हो रहे हैं, वो शायद आपको ना एनकरेज करे, बट उनकी सलाह लेना, उनका उनका सजेशन लेना एक मतलब एक बहुत जरूरी चीज है लाइफ में, क्योंकि वो लोग जो भी एक्सपीरियंस है उनका, वो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने गेन किया है, वो अगर उनके बच्चों के काम नहीं आएगी तो किसके काम आएगी। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज को आजकल के यूथ बड़ा इग्नोर करते हैं। एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि माँ बाप भी शायद बच्चों को कभी कभी डीमोटिवेट कर देते हैं ये बोल के कि तुम नहीं कर पाओगे, या वो उस चीज पे मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से बड़ों को बच्चों को और बच्चों को बड़ों को समझना चाहिए, और उस तरह से मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों के बीच होनी चाहिए बराबर की, ताकि जी पेरेंट्स भी खुल के अपने बच्चे से बात कर सके, मोटिवेट कर सके, और बच्चे भी उन्हें हर कुछ शेयर कर सके, अपने जो भी उनके ड्रीम्स है उसके बारे में उन्हें शेयर कर सके।
हाँ, तो मुझे यही लगता है क्योंकि मेरे 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 मम्मी पापा ने या मेरे सास ससुर ने कभी भी मुझे कोई चीज के लिए मना नहीं किया, बट उन्होंने मुझे हमेशा वार्न किया है कि हाँ मतलब तुम जो भी कर रही हो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जान लो, थोड़ा उस फील्ड के बारे में जान लो। हमें इतना आइडिया नहीं है, बट शायद तुम दूसरे लोगों से बात करोगे उन फील्ड में, तो तुम शायद उसमें जाओगी तो तुम्हें पता होगा कि हाँ ये हो सकता है मेरे साथ, ये नहीं हो सकता है मेरे साथ। तो उस तरह से थोड़ा सा उस चीज का एक एक्सपीरियंस को भी अपने रिसर्च में डालें, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप किसी फील्ड में घुसेंगे तो आप में ना वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके काम में ही नहीं, आपके आपके पर्सनालिटी में, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल मैम। बिल्कुल आपकी बातों से मैं उम्मीद करूँगी कि हमारे जो समाज की यूथ है, वो काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे आपकी बातों से। और एक सवाल जो मैं मेरे ज़हन में आता है अभी इस वक़्त, कि जैसा आपने हमें बताया कि आपकी 3 इयर्स की डॉटर है और आफ्टर डॉटर के बाद ही शायद आपने ये खिताब जीता है। तो आप भी एक मदर हैं, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मदरहुड जर्नी में आफ्टर प्रेगनेंसी महिलाएँ अपनी हेल्थ को लेके, अपने फिटनेस को लेके काफ़ी केयरलेस हो जाती हैं। वो अपने फिटनेस को उतना केयर नहीं कर पाती हैं। ऐसे में आपने अपने आप को ना ही केवल फिट रखा है, बल्कि इतना बड़ा टाइटल भी विन किया है। तो मैम थोड़ा-सा हम भी चाहेंगे कि आप अपनी फिटनेस का राज़ हमारे पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक डांसर हूँ, मैं एक डांस इंस्ट्रक्टर की तरह काम भी करती थी, पर जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसके बाद मैंने एक ब्रेक ले लिया, क्योंकि डांसिंग से या फिर वो फिजिकल एक्सरसाइज से, क्योंकि हमें होता है कि हम अपने बच्चों को उस टाइम पे पूरा ध्यान दें अपने बच्चों का। तो मेरी बेटी को के ऊपर मेरा पूरा फोकस था, तो मैंने तभी डांसिंग छोड़ दी थी। तो पर जैसे ही मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मेरी बेटी अब इंडिपेंडेंट हो गई है और अब वो समझने लगी है कि अ, अब वो थोड़ी इम्यूनिटी उसकी डेवलप हो गई है, अब वो मुझे लगता है कि स्कूल जाने के एज में आ गई है, तब मुझे लगा कि अब मुझे अपने आप पे भी फोकस करना चाहिए। तो साथ ही में मुझे ये फील हुआ कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जब हम माँ होते हैं, मतलब मैंने हर औरत को देखा, जिस भी औरत को अपने अराउंड देखा, मैंने ये सोचा कि हम अपने बारे में सोचना कहीं न कहीं भूल जाते हैं। जब बिल्कुल, हम अपने परिवार की तरफ ध्यान देते हैं, हम अपने वर्क जो अपना करियर है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देते हैं उस चीज़ों में। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी सारी औरतों को, मैं अपनी मम्मी को भी देखती थी कि वो अपने हेल्थ को बड़ा इग्नोर करती थी, कि उनको लगता था कि नहीं ठीक है, चल रहा है, परिवार का काम। पर मुझे ये लगता है कि जिस तरह से एक औरत होके आप अपने परिवार को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उसी तरह से बहुत ज़रूरी है अपने आप को भी प्यार करना। मुझे लगता है कि अपने आप को प्यार करना, अपना सेल्फ केयर करना आज के लिए नहीं, हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरत अगर सही रहेगी और अगर माँ एक अपने मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी रहेगी, खुश रहेगी, तो वो अपने परिवार को भी खुशी दे पाएगी और घर भी शांति से, सुकून से चलेगा। तो मुझे लगता है कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव, ये 2 चीज़ें जो मैंने की और मैं कर पाई, तो उस वजह से भी मैं मेंटल हेल्थ मेरा ठीक रहा, और फिर मैंने डांसिंग वापस शुरू कर दी, तो मेरे फिजिकल भी ठीक रहा। और एक्सरसाइज जब मैंने पैजेंट करने का सोचा, तो मैंने थोड़ा जिम और थोड़ा वर्कआउट भी शुरू कर दिया था, डाइट पे भी ध्यान रखने लगी थी। तो जब आप ओवरऑल बहुत खुश रहती हैं, तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है और आपकी बॉडी भी फिट रहती है। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बहुत मेंटल हेल्थ होता है तो फिजिकल हेल्थ दोनों का बैलेंस जो है हमारी फिटनेस और हमारे स्किन के ग्लो के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है, कि आप बहुत। जितना फिज़िकली फिटनेस पे अपने ध्यान देती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको अपने मेंटली फिटनेस पे भी उतना ही ज़्यादा गौर करना चाहिए। मैम एक हमारे ऑडियंस है आर के भदानी, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रेरणा मैम आप अपने समाज के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं कि समाज की लड़की घर तक ही सीमित ना रहे, आगे बढ़ने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए निडर होना चाहिए। मुझे लगता है कि निडर होके और ये ना सोच के कि आपको कोई रोक लेगा या आप कुछ गलत कर रहे हो। अगर आप
पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और आपको अपने टैलेंट पे, अपने हुनर पे, अपने जो भी आप करने में रुचि रखती हैं उस चीज को एक्सप्लोर करना है, तो आपको निडर होके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हमारा समाज, हमारे लोग ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं उस बात पे। तो उस चीज़ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये है कि आप निडर होके करिए जो आपको करना है। लोग हमेशा, कोई लोग अच्छा बोलेंगे, कोई लोग बुरा बोलेंगे, तो उस चीज़ का डर नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपको निडर होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने आप पे कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम। इस पे मुझे एक सॉन्ग का लाइन याद आता है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो सारे लोग, जो भी हमारी सोसाइटी की गर्ल्स है, वो लोग जो भी कहते हैं उन्हें इग्नोर करे और अपने ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करे और आगे बढ़े निडर होके। बहुत अच्छा लगा मैम आपकी सारी बातों से। मे बी हमारे जो यंगस्टर्स है उनका तो मोटिवेशन हुआ ही होगा, और मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसे जो भी हमारे फैमिलीज है जिनके घर के बॉयज गर्ल्स जो भी मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपकी बातों से इंस्पायर्ड होंगे और वो भी अपने बच्चों को उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना सपोर्ट आपकी फैमिली ने आपको किया है। ऐसे तो मैम हमारा बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, पर क्योंकि हमारे पास टाइम की काफी शॉर्टेज है, तो एक मैम मैं क्वेश्चन करना जरूर चाहूंगी। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, लाइव जुड़े हमारे साथ पूरी ऑडियंस के साथ आप लाइव आई, आपको कैसा लगा हमारे शो में आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे ये आधे घंटे का समय निकल गया। आप लोगों से बात करते करते इतना अच्छा फील हुआ। मुझे लगता है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव जो ये लिया है आप सबने। मैं चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसमें बस तरक्की करते जाएं, और मेरी ओर से अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए, कुछ भी मैं अपने तरफ से कर सकूं तो मैं जरूर करूंगी। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी जो मैंने नहीं बोली, पर मैं बड़ी फिल्मी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मुंबई से आती हूँ, तो मैं बड़ी फिल्मी भी हूँ। तो एक डायलॉग मैंने बचा बिल्कुल बिल्कुल, आपची मुंबई। तो एक डायलॉग मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था। ये हम सभी के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, जो भी हमारे ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी के ऑडियंस के लिए यही कहना चाहूंगी, जैसे बाबा रणछोड़ दास ने कहा था फिल्म थ्री इडियट्स में कि सक्सेस के पीछे मत भागिए, एक्सीलेंस के पीछे भागिए, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो जो भी बिल्कुल बिल्कुल। दिल से करें, और जो आप करना चाहते हैं वो करें। तो मुझे लगता है कि ये चीज, यही एक सीख मैं देना चाहूंगी मेरे छोटे मोटे जर्नी या छोटे मोटे जो भी मैंने कमाया हो उस चीज से। तो मैम आप जी जैसे कि बिल्कुल। आपने मुझे बताया आप काफी फिल्मी है मैम, तो आपने जैसे कहा एक लास्ट डायलॉग आपने बचा के रखा था, तो मैं भी मैम थोड़ा थोड़ा मैं भी फिल्मी हूँ। हमारे जमशेदपुर को भी मिनी मुंबई कहा जाता है। तो मैम लास्ट तो कभी नहीं होता, ये तो स्टार्ट है, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे और भी डायलॉग्स और इतनी जो आपने मोटिवेशनल बातें कही हैं, ये बातें शेयर करने आप अक्सर हमारे शो में आए, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे शो में बार बार हम आपको इनवाइट करें और बार बार आप आए हमें इंस्पायर करें इस तरह से। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आई, और नेक्स्ट टाइम उम्मीद करेंगे कि जल्दी हम हमारी और आपकी मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। ऑडियंस को भी हमारा ये कार्यक्रम सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू बिल्कुल। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो आप सभी ने देखा कि प्रेरणा मैम ने हमें किस तरह से मोटिवेट किया अपनी सारी मॉडलिंग जर्नी, यहाँ मुंबई से लेकर यूएसए तक की जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। तो ये थी हमारे फर्स्ट गेस्ट की बातें, और चलते हैं अब हमारे दूसरे गेस्ट की तरफ, जिन्होंने ये भी एक काफी जिनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं, रोहित जी आप हमें बताएंगे हमारे अगले गेस्ट के बारे में। हमारे अगले गेस्ट जो हैं वो दिलीप सर जी हैं, जो कि हमारे शेखपुरा से आते हैं, बिलोंग करते हैं। और
दिल्ली से, मतलब एक कारोबारी हैं जो कि गारमेंट्स का फैक्ट्री है उनका, और एक बहुत अच्छे पद पे, मतलब बहुत अच्छा अभी जगह पे पहुंच चुके हैं। और निश्चित है कि समाज को उनसे कुछ सीख मिलेगी सीखने के लिए। तो समय ना गवाते उनको बुलाते हैं हम। So please welcome Mr. Dilip Barbigaya from Delhi. सर लाइव आया है क्या बैक स्टेज में? ओके, शायद उनका कुछ टेक्निकल इशू है, रोहित जी। ओके ओके, सर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ओके, तो दिलीप जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्ते दिलीप सर। मैं हिमांशी जमशेदपुर से स्वागत करती हूँ आपका ग्लोबल माहौरी संवाद के 7th एपिसोड में। थैंक यू। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ओके, ठीक है, आवाज तो मेरा सर प्रॉपर सबसे पहले, बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी हम सुन पा रहे हैं। सर सबसे पहले हम आपका एक छोटा सा परिचय आपके शब्दों में जानना चाहते हैं। प्रॉपर हम बिहार शेखपुरा जिला से रहने वाले हैं, और तकरीबन गया से 100 किलोमीटर आगे पड़ता है ये, भागलपुर लाइन में। और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जगदीश प्रसाद हुआ, और मेरी माता जी का नाम स्वर्गीय द्रौपदी देवी हुआ। हम 4 भाई पढ़ते हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई हम पढ़ते हैं, हमारा नाम दिलीप कुमार है, और 3 भाई हमारे नीचे हैं। और एक बहन मेरी है जो गया से कि गया मैरिज किए हैं, और दिल्ली से व्यापार के लिए यहाँ आए हैं। ओके, है हमारे पास माता पिता अब इस वक्त अब नहीं है। ठीक है। दिल्ली में सर आप क्या बिजनेस करते हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे? दिल्ली में हमारा पहले तो बिहार में कपड़े का काम था। शेखपुरा से बिलोंग करते हैं, तो रिटेल का कपड़े का काम था। और दिल्ली में हमारा शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग का काम है। और तकरीबन 18 साल हमें 2004 के आए हुए हैं, 18 साल हमें दिल्ली में हो गया। और मेरा मैन्युफैक्चरिंग है। जब हम दिल्ली आए थे तो सिर्फ 8 मशीन से हम शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किए थे। आज हमारे पास तकरीबन 450 वर्कर काम करते हैं इन हाउस। तो हमारा शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग सारा काम इन हाउस होता है। और ये समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग में मेरा ब्रांड का नाम है लुइस लंदन और पिकोला। 2 ब्रांड से हम माल बनाते हैं, लेकिन मेरा फेस नाम जो जाना जाता है वो लुइस लंदन के नाम से जाना जाता है। और पहले हमारा ब्रांड का नाम था डी बॉस। तो मेरा नाम दिलीप कुमार है, तो डी बॉस के हिसाब से हमारा ब्रांड का नाम था। तो अब हम लुइस लंदन और पिकोला को प्रमोट करते हैं। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल दिलीप जी। हाँ 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 और हमारे दर्शकों से आपका परिचय तो हो चुका है, कुछ सवाल हैं उनके तो हाँ हम हाँ आपसे पूछना चाहते हैं। तो और एक चीज रोहित जी मैं शेयर कर दूं कि हमारी जो हाँ भी ऑडियंस दिलीप जी से जो भी सवाल करना चाहती है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि हम आपके क्वेश्चंस को दिलीप सर से कर सके और आपको उनके जवाब मिल सके। बिल्कुल कंटिन्यू। बिल्कुल। हाँ, तो दिलीप जी पहला सवाल जो है वो, हमारे बहुत सारे स्वजाति बंधु जो हैं वो, मतलब
बिजनेस करते हैं लोग, ट्रेडिंग बिजनेस से हटकर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का कुछ आइडिया उनको बताएं कि वो आगे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में भी आए, तो आप कुछ मार्गदर्शन दें उनको। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है ना, पहले जो भी ट्रेडिंग का काम करते हैं, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मूड बनाना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग में कठिनाइयाँ बहुत आती है। ट्रेडिंग में क्या है ना, एक बेसिक चीज़, किसी भी वस्तु को आप लाए और आप जो है ना, आप ला के उसे सेल कर दिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी व्यवस्थाएं को आपको सेट करना पड़ेगा। जब आप माल बनाते हैं तो उससे सामने तो उस प्रोडक्ट को बेचना भी है, तो इसके लिए बहुत परेशानियां आती है। आप उसको हमेशा उसको फेस करना पड़ेगा। माल बनाने के लिए का लेबर हो गया, कारीगर हो गया, उसमें अगर आपका व्यवस्था नहीं बैठता है तो आप नहीं कर पाइएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपकी मेहनत बहुत सोच लगता है, मेहनत लगता है। तो उसके हिसाब से आप भी ये समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लोग सोचेंगे ना वही कर पाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बात और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके लिए सोच को बहुत व्यापार में मजबूत रखना पड़ता है, तो आप इस काम को मैन्युफैक्चरिंग को कर सकते हैं। अदरवाइज हम बोलते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, उनको फिर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें फेस बहुत करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। ओके। तो सर अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि शेखपुरा से लेकर दिल्ली तक का यात्रा वृतांत हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने किन किन कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करके यहाँ तक का सफर तय किया। देखिए, शेखपुरा से हम हैं 2003-4 में। थोड़ी हमारी पोजीशन व्यापार के मामले में कुछ वहाँ हमारा बिगड़ गया था, तो कुछ परेशानियों को देखते हुए हम दिल्ली की तरफ मूव किए। हमारे सामने बॉम्बे भी था, सूरत भी था, क्योंकि कपड़े का काम कर रहे थे तो कपड़े के काम के लिए बॉम्बे और सूरत लोग देखते हैं। लेकिन हमें आगे आने वाला जो समय था, जो हम काम कर रहे थे, तो मेरा सोच था कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में हमें जाना है। तो हम दिल्ली शेखपुरा से चल के हम दिल्ली आए, और दिल्ली में आके यहाँ पे एक पास में लक्ष्मी नगर एक जगह है, वहाँ पे आके हमने एक फ्लैट लिए, और उस फ्लैट के नीचे ही हमें एक जगह मिल गया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो 8 मशीन से अपना काम को स्टार्ट किए। उस समय से आज तक जो भी काम किए बहुत ही मेहनत से और बहुत अच्छे तरीके से करते हुए चले। तो आज इस मुकाम पे या इतनी फैसिलिटीज के साथ या इतना आदमी को हम लोग चला पाते हैं। ओके सर, हमारे कमेंट बॉक्स में एक सवाल है आपके लिए हमारी ऑडियंस की तरफ से कि व्यापार करना बहुत चैलेंजिंग होता है और अपने क्षेत्र से निकलकर देश की राजधानी में आकर अपने आप को स्थापित करना, यह जर्नी आसान नहीं रही होगी। कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते थे? ये जवाब हमारे समाज के युवाओं के लिए सर जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपसे काफी युवा जो कम संसाधनों में पले बड़े हैं, जो सोचते हैं कि इतने कम संसाधन में कुछ नहीं हो सकता, तो मे भी आपकी बातों से सर इंस्पायर्ड होंगे। तो आप हमें बताइए कि आप किस तरह से खुद को मोटिवेट रखते थे? देखिए मैडम, मोटिवेट के लिए तो जब मार्केट में निकलते हैं ना, तो सामने वाला हर परेशानियों को सामने फेस करने के बाद मोटिवेशन वहां से मिलते चलता है कि आज हम ये काम किए तो यहाँ पे ये तकलीफ आया, अब ये काम कल नहीं करेंगे तो तकलीफ नहीं आएगा। तो पीछे मार्केट हमें बहुत सपोर्ट किया है, और जो लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, मतलब हमारे साथ में, हमारे व्यापार में सबसे बड़ी बात क्या देखे कि लोग अच्छे भी होते हैं और गंदे भी मिलते हैं व्यापार में। तो जो अच्छे लोग मिले ना उनको हम अंदर करते चले गए, और जो गंदे मिले ना उन्हें व्यापार में बाहर करते चले गए। और आप व्यापार जैसे करते हैं ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सोच आपका आगे चलते चला जाता है। जैसे आप ये समझिए कि हम 8 मशीन हमारा जब चलता था, तो हम लोग जो पटरी पे नोएडा या और वगैरह वगैरह जगह लगाते थे, तो वहाँ ऑटो से माल भेजते थे। फिर मैंने एक गांधीनगर में दुकान लिए किराए पे, फिर किराए पे लेके हमने माल जो बना रहे थे फिर उसे बिहार में बेचना स्टार्ट किए।
फिर बिहार से यूपी को मंडी को खड़ा किए, मतलब मंडी मीन्स एक स्टेट, फिर हमने यूपी को खड़ा किया। तो आज हम यूपी, बिहार, झारखंड 3 स्टेट में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और मेरा ब्रांड का नाम लुइस टंडन है। और ये समझ लीजिए कि लुइस टंडन आज हमारा एक फेमस नाम है और इस ब्रांड को बड़ा करने के लिए हम अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। और देखिए क्या होता है ना, आप किसी भी काम को करने के लिए चलते हैं ना, तो उसमें आपको अपने मन में सब्र रखना पड़ेगा कि हमें जो नुकसान लग रहा है ना, नुकसान को लगने दो, लेकिन आगे हमको कोई तकलीफ आएगा उसे हम फेस करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बातें हैं। बिल्कुल सर। एक और क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी बिहार की बात हुई है, तो कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने जो मैन्युफैक्चरिंग का काम देश की राजधानी दिल्ली में शुरू किया है, क्या यह काम बिहार में भी हो सकता है? तो बिहार में इस काम की तरक्की कैसे की जा सकती है, उसके लिए कुछ उपाय बताएं। देखिए हम जिस समय आए थे उस समय तो बिहार में ये पॉसिबिलिटी नहीं था, लेकिन अब पॉसिबिलिटी है। लेकिन चूंकि हम हर चीज को एक कल्चर मानते हैं, कल्चर मीन्स कि आज हम ये समझ लीजिए पूरे एशिया का सबसे बड़ा मंडी गांधीनगर पड़ता है रेडीमेड गारमेंट्स में। तो रेडीमेड गारमेंट्स में हमारा कहना यह है कि जिस चीज का जहाँ कल्चर है ना, वहाँ पे उसका स्कोप ज्यादा होता है। हम दिल्ली में बैठ के ऑल ओवर इंडिया को कोई भी सप्लाई दे सकते हैं या काम कर सकते हैं, लेकिन वही काम अगर हम बिहार में करेंगे तो वहाँ एक व्यापार सिमट जाता है कि बिहार में 100, 200, 500 किलोमीटर तक हम व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे लिए ऑल ओवर इंडिया खुला हुआ है। तो ये जहाँ पे जो कल्चर है, कल्चर मीन्स सपोज कर लीजिए कि बॉम्बे में कपड़े का कल्चर है तो बॉम्बे सेट करता है, सूरत में साड़ी का कल्चर है, सिंथेटिक का कल्चर है तो वो वहाँ सेट करता है, कपड़े में कॉटन कपड़े में अहमदाबाद का बहुत बड़ा कल्चर है तो वो अहमदाबाद सेट करता है। तो हर चीज़ों का देखिए कल्चर होता है। तो बॉम्बे हो या दिल्ली हो या बेंगलोर हो, इज इज नॉट पॉसिबल। आप जहाँ पे बैठते हैं ना, वहाँ पे वो कल्चर आपको साथ देता है, उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, हर चीज़ों का जिस चीज़ का दरकार पड़ता है वो सामने वहाँ पे खड़ा मिलता है। लेकिन बिहार में बहुत चीज़ों का पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर पीछे बिहार क्या है ना, बहुत पीछे अभी भी है। मैं तो बहुत देश घूम के आया, चाइना गया, आर्मेनिया गया, मतलब बहुत देश घूम के आए हैं। तो देखने के बाद ये भी लगता है कि आज दूसरे देश को देखते हैं तो इंडिया मेरा पीछे है, लेकिन हमको ये लगता है कि इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग यहाँ के बहुत ज्यादा, बहुत लोग मेहनती हैं। जैसे हम लोग अपनी सोच को बहुत आगे रखते हैं। मतलब ये समझिए कि अपने व्यापार में कितने लोगों का सोच जहाँ पे खत्म होता है ना, हम अपनी वहाँ से सोच को स्टार्ट करते हैं, हम अपनी बात बताते हैं भाई, अदर हम दूसरे की बात को नहीं कर सकते हैं। तो व्यापार तो कल्चर पे होता है। कल्चर मीन्स आपको हम ऐसे बताते हैं कि मैं अभी बॉम्बे में कपड़े का काम करने जा रहा हूँ, तो अब हम चूज किए कि नहीं हमको बॉम्बे बैठना है, बॉम्बे मेरा ऑफिस में अभी काम चल रहा है और उम्मीद है कि 15 दिन में हम उसे ओपन भी कर देंगे, ओपनिंग कर देंगे 15 दिन में। और इस 15 दिन के बाद ओपन करने के बाद 6ठा महीना या 8वां महीना में हम लूम्स लगा रहे हैं बॉम्बे में। तो जो धागे से जो कपड़ा बनता है ना, पहले अपने पुराने में 25 साल 30 साल पहले बोलते थे कि फलना आदमी कपड़ा का मिल लगा रखा है, फलना आदमी कपड़ा का मिल लगा रखा है। तो मिल को ही हम लोग लूम बोलते हैं अब शॉर्ट में। तो ये समझिए कि हम कपड़े का एक प्रोडक्ट जो धागे से कपड़ा बनता है, तो एक तरह से आप पहले के भाषा में तो मिल बोलिए, हमारे भाषा में लूम हो गया, तो हम लूम भी लगाने जा रहे हैं। और ये बहुत ऊपर का सोच हम अपने समझ से मानते हैं, क्योंकि ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। ये मोस्टली मरवाड़ियों के हाथ में होता है। मोस्टली अगर 100 लूम होगा उसमें 95 मरवाड़ी कर रहे हैं। अदर कास्ट कोई नहीं है, ना पंजाबी है ना सिंधी है। जो ऊपर लेवल पे या तो गुजराती हो सकते हैं या तो मरवाड़ी हो सकते हैं। तो 90 मरवाड़ी होंगे और 10 गुजराती होंगे, ऐसा समझ लीजिए। उसके बीच में हम जाके बॉम्बे में लूम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ पे जो कल्चर है ना मैडम, उस कल्चर को अपनाना चाहिए, हम यही बात बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो बिल्कुल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जो सोच रख रहे हैं उसमें आप सफल हो। सब समाज की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नहीं नहीं तो भाई, चलिए ये हो गया। आप लोग का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल हाँ हाँ, सफल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल चाहते सर हैं कि बिल्कुल। हमारा समाज बरवाड़ियों हमारा और तो गुजरातियों के हमारा समक्ष तो खड़ा ये होने लायक बन जाए। हमारा तो ये सोच है कि हम अपने समाज को 25, 50, 100, 200, 500 आदमी को जॉब दे। लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जॉब करने के लिए लोग कोई मुंबई आते हैं, कोई बेंगलोर जाते हैं, कोई दिल्ली आते हैं। तो हमारा तो हाँ सोच हाँ, है कि लोगों को जॉब दे। हमारा तो सोच ये है जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास काम कर सके, मेरी ये सोचना है। हम तो बहुत कहते हैं बहुत कि बहुत आभार आ जाए आपका। लोग, हम तो इसमें खुश हैं। बहुत हाँ हाँ, अच्छी सोच है सर आपकी, और उम्मीद करेंगे कि आप जो जो सोच रखे हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए, उसमें आप बिल्कुल कामयाब हो सके, ताकि लोगों को जिस तरह से आपने अपना घर छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली को चुना, वैसा किसी को घर परिवार छोड़कर काम की तलाश में बाहर ना जाना पड़े, बल्कि उन्हें होम टाउन में ही सब कुछ अवेलेबल हो सके। नहीं मैडम, इस बात को आपको यहाँ पे हम काटेंगे, इसलिए काटेंगे कि अगर जिनको आगे देखिए, होम टाउन तो होम टाउन होता है। आप जहाँ घर में हम्म, व्यापार कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, अगर बड़ी सोच है, बड़ा व्यवस्था के साथ अगर आगे बढ़ना है, तो आप बिहार में नहीं कर पाइएगा। वहां पर का जो कल्चर है ना, उस कल्चर के बीच में जाना पड़ेगा, तो आप बड़ी काम कर सकते हैं। इज नॉट पॉसिबल, हम ये कहेंगे। ये मेरी राय है। नहीं नहीं बाकी तो सर, हमारी हमारी राय जो है ना वो केवल बिहार के लिए नहीं है। जैसा आपने कहा, आपके आपका जो बिजनेस क्षेत्र है बिहार, झारखंड, यूपी, मुंबई सब जगह है। तो जो लोग अभी, जैसे मोहरी समाज भी हर जगह पे रहने लग गए हैं, पर्टिकुलर केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है। तो जो ये लोग बाहर जा रहे हैं काम की तलाश में, अपने फैमिली को भी छोड़ रहे हैं और बाहर काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने जो सोचा है कि आप 100-500 आदमी लोगों को काम दे, तो हमारी सोसाइटी के लोग जो इधर उधर काम के लिए तलाश में भटक रहे हैं, वो आपके पास जाएं और आपके साथ ही मिलकर काम करें, तो उन्हें भी आपकी तरह सक्सेसफुल होने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये तो बात, अगर हमारे पास अगर हमारे समाज के कोई लोग आते हैं किसी भी काम के लिए, तो इस 17 साल में हमको ध्यान नहीं है कि हमने कभी भी किसी को ना बोले हैं। हम तो आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं ना। मैं मतलब मेरा ये सोच है कि सामने मदद करते चलो, पीछे से हमें मदद मिलते चलेगा। हमेशा उसका अगर हमारी सोच रहेगा यार कोई आया है ना उसे हटाओ, क्या मदद करना है, लेकिन हमारा सोच ये नहीं है। हमारा सोच है ना कि कोई अगर हमारे पीछे आया है तो उस पीछे वाले आदमी को मदद करो। अगर हमारे कहने से उसका काम अगर हो रहा है तो बढ़िया है। मेरा सोच कैसा है, अपनी सोच को बताते हैं कि अगर हमारा आपका अगर 10 रुपए का फायदा हो रहा है और मेरा 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो अपना 100 रुपए नुकसान करके आपका 10 रुपए फायदा करेंगे, ये मेरा सोच है। और बहुत ये बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपसे कुछ सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। एक, ये तो आपका बिजनेस रिलेटेड जो था सारा कुछ आपने बताया, बहुत अच्छा लगा सुनकर सबको। हमारे समाज में एक मैसेज गया कि एक आप हैं जो उन्हें मतलब सपोर्ट करेंगे किन्हीं जगह पे। तो अभी एक आप पारिवारिक सवाल। आपको एक सेकंड के लिए बात फिर मैं ठीक है आपके सामने रोक रहा हूँ। अभी मैं हाँ बोलिए। 7 दिन से हम बॉम्बे थे। कल शाम को घर आए हैं तकरीबन 10 बजे के आसपास। तो मैं कल 5 एक्सपोर्ट हाउस मीन्स जो सिर्फ ओनली फॉर यूएस के लिए काम करते हैं, हम कल वहां जाके आए और उनसे हम सारी बातें समझे। और उनसे हमारा एक एक आदमी से 3-3 घंटा का मीटिंग हुआ कल 9 बजे से, सॉरी परसों 9 बजे से, और शाम को 8 बजे नहीं 9 बजे तक हम काम किए हैं यूएस के लिए। और हमारा सोच ये है कि आने वाला 1 साल आगे, हो सकता है साल लगे, 1.25 साल लगे, हम ये नहीं कह सकते हैं, समय बलवान है। तो यूएस में हम एक्सपोर्ट करने की हमारी सोच है। हमारी मन की इच्छा है कि हम जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, हम जो इंडिया में बेच रहे हैं वो तो बेच ही रहे हैं, उससे कुछ हटकर हम पढ़ते हैं 4 भाई। तो कहीं ना कहीं एक व्यापार को और बढ़ाने के पीछे हम लग गए। 1 साल बिल्कुल 1.5 साल बाद बिल्कुल। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सोच को खड़ा करना पड़ेगा। जो आज आप सोचते हैं ना, वो कहीं कभी आपको 6 महीने में पूरा हो जाएगा, कभी 2 साल भी लगेगा।
बहुत सारी परेशानियां आने का रास्ता होता है, लेकिन उसको फेस करते चलिए, कोई तकलीफ नहीं है। अब फेस सबसे बड़ा चीज है, हम यही बात बोलेंगे। हाँ, आप पूछिए, बिल्कुल आप क्या। बिल्कुल, इसी से रिलेटेड हमारा एक सवाल था, जो आपने भी कहा कि 4 भाई हैं हम लोग, तो हाँ, आपका हंसता खेलता एक संयुक्त परिवार है, जो कि बिल्कुल आज बिल्कुल। के तारीख में हमारे समाज के लिए मिसाल है। तो हम्म। हम लोग जानना चाहते हैं कि खुशहाल परिवार के लिए किन किन बातों का महत्वपूर्ण होना अनिवार्य है। आप कुछ टिप्स दें इस पे। देखिए, ऐसा है, हम लोग बचपन से साथ में एक साथ रहे हैं। 2 भाई हमारा शेखपुरा था, जब हम दिल्ली शिफ्ट किए थे, और 2 भाई अपना शेखपुरा में था। फिर वहाँ का व्यापार बंद करके यहीं बुला लिए, और चारों व्यापार में एक ही है। लेकिन अब 4 भाई होने के कारण से ये हमको दिखा कि एक ही व्यापार में हम 4 लोग खड़े हैं, तो हमने एक बॉम्बे में अपना काम स्टार्ट कर दिए। तो बिल्कुल ये हमारा सोच आया कि व्यापार 2 होता है, तो फिर अगर कल के डेट में सपोज कर लीजिए कि आज हमारा घर है, चारों आदमी हम बैठे हुए हैं, चारों एक ही व्यापार में हैं, तो कल के डेट में और व्यापार बढ़ेगा तो परेशानियां नहीं रहेगा व्यापार के कारण से। बाकी बात रह गया, हम लोग हमेशा अच्छे से रहना है, क्योंकि हमेशा गार्जियन का हम सारा भाई हो गया, बहन हो गया, हम अपने हाथ से शादी किए हैं। हमारे पापा 2010 में ही एक्सपायर कर गए थे, तो उसके हिसाब से सबको गार्जियन के हिसाब से लेके चलना, और गार्जियन के हिसाब से सारे आदमी को, सारे भाइयों को, घर में लेडीज को, बच्चे को पढ़ाना, तो सबको मैनेज करते हुए चले। और गार्जियन की तरह आज भी हमारा छोटा भाई हमको भाई नहीं मानता है, हमको बाप की तरह मानता है। और हमने अपने एक छोटे भाई को कभी हम भाई माने नहीं है, बेटा की तरह मानते हैं। तो ये सबसे बड़ी बातें हैं। आज हमने बिल्कुल। छोटे भाई की शादी की है, तो बिहार से बहुत लोग आए, और बहुत अच्छे से शादी किए। तो कोई बोलने वाले ये बोले कि अपने बेटा से बढ़ के काम किया है, तो यार भाई में और बेटे में फर्क क्या होता है, हमें बताओ ना। हमें तो समझ में नहीं आता कि भाई में बेटे में फर्क होता है। तो मेरा छोटा भाई, ये समझ लीजिए कि दोनों, मेरा तीनों भाई मेरे लिए हाथ पैर है, कोई मेरा हाथ है, कोई मेरा आंख है। तो ये तो बहुत जरूरी है। आज उसका सहयोग है, बहुत सहयोग से हमारी पत्नी का बहुत सहयोग रहा है व्यापार में साथ चलने के लिए। कहीं भी, जैसे हमारा मॉर्निंग में 8 बजे हम घर से निकल जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, तो 8 बजे हमारे टेबल पे नाश्ता खड़ा मिलता है। हम बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं कहीं भी। और ये समझिए कि मेरे में कहीं पे मेरी गलती भी बहुत होता है, बहुत तकलीफ आता है, बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन जो नुकसान लगता है उसको साइड कर देते हैं। उस नुकसान में मेरा भाई का ये सहयोग रहा है आज दिन तक, कि कभी हमारा भाई एक बार भी नहीं बोला है कि भैया यहाँ पे 10 लाख नुकसान लग गया, 2 लाख लग गया, 20 लाख लग गया। तो ये सबसे अच्छी बात हमें ये लगती है, या मतलब ये लगता है कि हमारा बीच में कोई भाई हस्तक्षेप नहीं करता है, कुछ भी हो जाए चारों भाई साथ में चलते हैं, कोई तकलीफ नहीं आता है। घर की लेडीजें इतनी अच्छे से घर में रहती है कि चारों बहन की तरह रहती है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और एक बात समझिए, अकेले रहने में और साथ में रहने में साथ का आनंद कुछ और है, और जिन जो अकेले रहते हैं उनका आनंद कुछ और है। जो एक ही भाई है वो तो अकेले रहेंगे, जो 2 भाई हैं जिनकी जॉब है, तो कोई बेंगलोर कर रहे हैं, कोई बॉम्बे कर रहे हैं, तो वो भी अकेले रहेंगे। तो परिस्थितियां सामने बताता है कि क्या हो सकता है, लेकिन साथ में ये मुट्ठी हमेशा मजबूत होता है, खुलने के बाद हल्का हो जाता है। तो वही बात है, साथ रहना हमें बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही सब लोग रहते हैं। आज हमारे घर में बच्चे हैं, सुबह आते हैं, चाचा बोलता है, ताऊ बोलता है, सामने जाते हैं, चाचा गाड़ी उठाओ चलो कहीं से घूम के आते हैं, तो गाड़ी पे बच्चे को बैठाते हैं, लेके चलते हैं। तो यही होता है, परिवार के लोग जो बोलते हैं ना, साथ में करते हुए चलते हैं, बस यही सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की हैं कि जैसा कि हम अभी देखते ही हैं कि खासकर हमारे माहुरी समाज में कहीं न कहीं संयुक्त परिवार कहीं खोता-सा जा रहा है, लोग टुकड़ों में बिखर जा रहे हैं। ऐसे में आपका परिवार एक बड़ा मिसाल होता है कि ये बात सही कही आपने कि जितना छोटे बड़े की इज़्ज़त करते हैं, बड़ों को भी छोटे की उतनी ही इज़्ज़त करना चाहिए। ये सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है, परिवार अच्छे से चलाने के लिए, पारिवारिक माहौल के लिए। तो इसमें सर आपने जैसे अपनी वाइफ की बात कही है हमसे,
कि आप जब 8 बजे जाते हो, आपकी वाइफ आपके टेबल पे आपका नाश्ता रेडी रखती है। तो हम ये हमारा जो अगला सवाल है, हम यही जानना चाहते हैं कि आपकी वाइफ को आप कितना श्रेय देते हो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए? देखिए मैडम, हम जब आए थे तो हम कुछ भी नहीं थे, नथिंग, हम जीरो, मतलब जीरो थे। जीरो से भी माइनस अगर बोले ना तो हम माइनस में थे। हम बहुत मेहनत किए हैं, हमारा भाई का साथ बहुत मिला है, नीचे सब लोग, हमारे पास स्टाफ बहुत हैं, स्टाफ को हम बेटा की तरह मानते हैं। हम कभी भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया को ऐसे छोड़ के चल देते हैं। बात रहा मेरी बाइक को, तो बाइक हमारी हर जगह मेरे साथ खड़ी रही है, हर पॉइंट पे, हर जगह पे। कभी ये नहीं बोली है कि यहाँ पे ये तकलीफ है। तो देखिए, परिवार को चलाने के लिए जो घर के गार्जियन है ना, अगर बड़ा भाई अगर अच्छा हो तो साथ में मेरी वाइफ को भी अच्छा होना बहुत जरूरी है संयुक्त परिवार को चलाने के लिए। और मेरी वाइफ का पूरा पूरा योगदान है। घर का कोई भी काम हमारी पत्नी की करती है। जब हमारी माता जी भी थी ना, तो पीछे कोरोना में हमारी माता जी एक्सपायर कर गई कोविड से ही। और मेरी मम्मी जब थी बहुत अच्छी थी, तो घर में मेरी मम्मी कोई बात बोल दी तो वो मना नहीं है, लेकिन कोई भी काम के लिए मेरी वाइफ को बोलती थी, और उस काम को मेरी वाइफ भली भांति जो घर का काम होता है वो की। और ओके। करती है। कहीं पे कोई भी काम है किसी भी प्रकार का, घर का काम वो संभाल लेती है, और व्यापार का काम हम संभाल लेते हैं। बाकी भाई साथ में ही है, और सारे लोग हम लोग होशियार हैं, कोई किसी में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा छोटा भाई साथ में है, मेरा 3 नंबर भाई साथ में है, 2 नंबर भाई साथ में है। हमारा कलकत्ता भी ऑफिस था, अभी कोविड में कलकत्ता को बंद करके अपने भाई को हम दिल्ली बुला लिए, और हमारी तैयारी है बॉम्बे की तरफ है। क्या पता बॉम्बे से हम यूएस की तरफ हम तैयारी आगे करने की तैयारी है। मन में बिल्कुल सोच बिल्कुल सर, आप हमारे पूरे करने का। समाज की शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जल्द से जल्द मुंबई के साथ पूरे देश में अपना नाम रोशन करें, देश से बाहर अपना नाम रोशन करें। नहीं, ठीक है, ठीक है, आपके लिए आपका हाथ जोड़ के नमस्कार है। आपका, अ, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल और सर, मैं क्या, पूरा सोसाइटी आपको बिल्कुल ब्लेसिंग्स दे रहा है। मैं जैसा कि कमेंट्स बॉक्स में देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोग आपकी बातों से इंस्पायर्ड हो रहे हैं। और जैसे कि मैं एक कमेंट पढ़ पा रही हूँ सर, प्रदीप कुमार जी का ये कमेंट है कि समाज के लोग आपसे मिलना चाहें अगर, तो आपसे कैसे मुलाकात होगी दिल्ली में? कहीं भी हमें कॉल कर लें। गांधीनगर हमारा ऑफिस है, और बाहुबली इनक्लेव में हमारा रेसिडेंस है। जहाँ चाहें हमारे पास अपने समाज के कोई भी आते हैं। पहला नंबर आपको हम ये एक बात और बोलते हैं, किसी भी समाज में कहीं पे भी हमें किसी भी काम के लिए, जैसे सपोज कर लीजिए आज कोई भी समाज का काम हो रहा है, और हमसे बोले कि यहाँ पे कोई 1,000 1 लाख 2 लाख, तो हमेशा हम खड़ा रहते हैं, हमसे पहले लीजिए, हम कभी मना नहीं करते हैं। तो समाज के कोई भी काम के लिए, कोई हमसे व्यापार के लिए मिलना चाहते हैं, कोई तजुर्बा लेना चाहते हैं, कोई काम के लिए मिलना चाहते हैं, किसी काम के लिए, हमारे पास बहुत लोगों का कॉल आता है कि दिलीप एक लड़का देखना है, तुम की जरा सा पता करके बताओ। तो सारा काम छोड़ के पहले उस काम को करते हैं। कोई लड़का के लिए कॉल करता है, कोई लड़की के लिए कॉल करता है। तो समाज के प्रति हमारा श्रेय हमेशा ये रहता है कि कोई भी कॉल करता है, हम उसे अपने काम को छोड़ के पूरा करते हैं। काम बाद में होगा, पहले ये काम होगा। तो समाज के लिए हम हमेशा खड़ा हैं, किसी भी प्रकार से, किसी भी समय। रात को 12 भी बजेगा तो नहीं खड़े हैं, बस इससे आगे क्या बोले। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने आपने इतना सपोर्ट किया हमारे सोसाइटी को, इतनी बड़ी बात कही कि आप हमेशा उनके लिए बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। तो एक चीज मैं सर और ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि आपका पूरा बिजनेसमैन, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, एक बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है आपकी। तो आपने आपने जैसे हमें अपने इंट्रो में ये बताया कि आपको स्विमिंग का काफी शौक है। तो ये शौक हाँ, सर आपको कहाँ से हुआ, आपको कैसे इतना शौक है? क्या हम इसे इस तरह से भी मतलब लेकर चल सकते हैं कि जिस तरह से आपने अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को फेस किया है, उतार चढ़ाव को फेस किया है, इसी तरह से आपको लहरों के साथ टकराना भी बहुत पसंद है? एक्चुअली में बचपन से पानी हमें बहुत अच्छा लगता है। पानी में स्विमिंग, जैसे सपोज कर लीजिए हम बॉम्बे गए तो हमेशा ऐसे ऊपर चल जाते थे, तो पानी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे स्विमिंग केंद्रीय विद्यालय करके यहाँ पे एक जगह है,
तो वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे हर साल 9 महीना 8 महीने के लिए एक 15 मार्च से खुल जाता है और 30 अक्टूबर तक चलता है। उसमें हर साल 2015 से कंटिन्यू हम लोग का 7 आदमी का बैच है और हम लोग स्विमिंग करते हैं, और स्विमिंग करना हमें बहुत अच्छा लगता है। एक तो सुबह का 2 घंटे का समय पास होता है, और ये समझ लीजिए कि मॉर्निंग वॉक नहीं करके स्विमिंग करते हैं तो पूरा शरीर फिट रहता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों से बिल्कुल यारों बिल्कुल से सर। हमें दोस्तों से बहुत प्रेम है। बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ बैठने के लिए अपने काम को छोड़ के निकल जाते हैं, तो ये होता है, ये करते हैं, हमारा शौक है, ये हॉबी है ऐसे। निश्चित ही आप हमारे समाज के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत मोटिवेट होंगे हमारे समाज के युवा आपकी बातों से। और एक आखिरी सवाल आपसे है कि ग्लोबल मोहरी संवाद में आप आए, आप हमसे जुड़े, आपको कैसा लगा, और कोई विशेष टिप्पणी अगर इस शो के लिए हो तो आप दें। बहुत बढ़िया लगा, और टिप का बात यह है कि अपने समाज के लिए कोई भी काम हम आ सके वो हम करने के लिए हमेशा एनी टाइम तैयार हैं। जैसे दिल्ली में हमारा जब भी कोई भी काम होता है, जहाँ पे हमें बुलाते हैं वहाँ पे हम खड़े होते हैं, और हमारा ये कहना है कि काम व्यापार तो है ही है, व्यापार से ही सारा नाम है, सारा काम है। समाज के प्रति भी जो लोग सोचते हैं ना, वो एक सफल बिजनेसमैन होते हैं, सफल आदमी होते हैं। हमारा कहना ये है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के साथ साथ आप समाज को भी लेके चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा सर। लगा दिलीप सर आपसे मिलके। बिल्कुल सर, आ, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपकी बहुत सारी बातों से हमारे पूरी सोसाइटी को एक नया मैसेज गया है। सबसे पहले तो आपके जो सक्सेसफुल जो लाइफ जर्नी है, जो आपने यहाँ तक सफर तय किया है, वो जो आपने हमारे साथ शेयर किया, इससे काफी लोग मे बी मोटिवेट हुए होंगे निश्चित ही रूप से कि हमारी लाइफ में संसाधन कितने हैं ये जरूरी मायने नहीं रखता, आपका निश्चय कितना दृढ़ है वो मायने रखता है। इससे आपकी बातों से हमने ये सीखा, और साथ में हमने ये भी सीखा कि अगर आप एक संयुक्त परिवार में रह रहे तो आप उसे कैसे मैनेज करके चल सकते हैं। जहां पर आजकल लोग संयुक्त परिवार से अपना भरोसा खो रहे हैं और सेपरेटली रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे में आपका संयुक्त परिवार है। आपकी बातों से, आपके विचारों से काफी लोग इंस्पायर्ड हुएंगे इन सारी चीजों से, और काफी प्रेरणा हमारे सोसाइटी को मिली आपसे। हमें भी सर बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, आपकी बातें सुनकर, आपके सारे जो आपके जो आपके लाइफ की जर्नी के बारे में सुना, आपके सारे आपके मुंह से हमने वो आपके आपने जो शेयर किया हमारे साथ, वो सब हमें सर बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू हमारे शो में आने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हम्म। ओके रोहित जी, तो आज का तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा है और हमारी ऑडियंस ने भी काफी कुछ सीखा होगा हमारे इन दो गेस्ट से। तो होप सो कि आप सभी ने एंजॉय भी किया, काफी कुछ सीख भी ली है। तो इसी तरह से हमारे साथ हर महीने के 4th संडे को हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम दो नए होस्ट और नए गेस्ट को आपसे इंट्रोड्यूस करवा सके। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तब तक के लिए आप धन्यवाद। सभी खुश रहिए। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।